अनजान वॉयस में आपका स्वागत है। मुझे अपनी ही सहेली के बेटे से मोहब्बत हो गई। एक दिन मेरी सहेली पूनम अपने बेटे को मेरे घर पर छोड़कर चली गई थी। मैं एक विधवा औरत हूँ। मेरे भी कई जज्बात हैं जो इतने सालों से अधूरे पड़े हुए थे। जब मैंने उस लड़के को देखा तो उसे देखकर मेरे अंदर एक चाहत बढ़ने लगी। वो लड़का दिखने में बेहद गोरा है जिसे देखकर मैं पूरी पागल हो चुकी थी। अब मेरी नीयत गंदी हो गई थी कि मैंने एक रात उसके खाने में पावर की दवा मिलाकर दे दी, जिसे खाने के बाद उसमें एक ऐसी ताकत आई कि वह खुद ब खुद मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि मेरा बहुत तेज मन हो रहा है। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। मैंने तुरंत लाइट बंद कर दी और उस लड़के ने रात भर मेरी चीखें निकाल दी जो उसने मेरे साथ किया। वह सुनकर आपके होश उड़। जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपके बीच में जज्बात हैं। वह उठने लगेंगे कि रात भर उस लड़के ने मुझे उठने तक ना दिया। लगातार में मेरे साथ। मेरा नाम रागिनी है। मेरी उम्र 28 साल है। मेरी कहानी उन दिनों की है जब मैं करीबन 26 साल की थी। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। मुझे अक्सर ही अमीर घराने के लड़के बहुत पसंद आते थे। मैं जब कॉलेज भी जाती तो अक्सर अमीर लड़कों को ही पसंद किया करती और अपनी खूबसूरती दिखाकर अपनी तरफ खींचा करती थी। मेरी माँ मुझे अक्सर समझाती कि जो हमारे पास भगवान ने दिया है तुम हमेशा उसी में खुश रहा करो, लेकिन मुझे तो हद से ज्यादा लालच पड़ी थी। शायद इसी की वजह से मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा बुरे दिन भी देखे थे। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद माँ बाप मुझे अक्सर कहा करते कि वह मेरे लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। मुझे मेरे माँ बाप पर इतना तो यकीन था, वह कोई गांव का लड़का जो 10,000 कमाई करने वाला ही ढूंढेंगे। लेकिन मेरे अंदर की जो चाहत थी कि मैं एक अमीर लड़के को अपना पति बनाऊं ताकि मुझे कभी भी जिंदगी में गरीबी की जिंदगी ना देखनी पड़े। हर लड़की की तरह मेरे भी कई ख्वाब थे जिन्हें पूरा करना चाहती थी, लेकिन इस गरीबी में मैं उन सपनों को कभी भी पूरा नहीं कर सकती थी। इसी वजह से जब मैं कॉलेज जाती तो अपने आप को इतना खूबसूरत रखती ताकि हर लड़का मेरी तरफ आकर्षित हो। मैं अपनी खूबसूरती का बड़ा ही ध्यान रखती थी और कपड़े भी बहुत ही अच्छे पहन कर जाया करती थी ताकि कोई यह ना कहे कि मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। इसी तरह मेरी जिंदगी भी गुजर रही थी कि तभी मेरी मुलाकात नमन से हुई। नमन भी कॉलेज में पढ़ता था। वह काफी अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। वह दिखने में तो समान सा था, लेकिन उसके पास पैसा बहुत था। जब मुझे पता चला कि नमन बहुत ही अमीर परिवार से है तो मैंने अपने मन में यही ठान लिया कि अब मैं इसे ही अपनी खूबसूरती में इतना पागल कर दूंगी, ये खुद ब खुद मेरे पास चलकर आएगा। इसी वजह से जब भी मैं उसके नजदीक जाती तो मैं बहाने से उसे छूने की कोशिश भी किया करती थी और इशारों में बात भी करती थी। मैं दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। इसी वजह से हर लड़का मेरी खूबसूरती पर फिदा हो जाता। सुरेश भी मेरी तरफ आकर्षित हो गया। धीरे धीरे मुझे सुरेश से बेपनाह मोहब्बत हो गई और नमन को भी मुझसे मोहब्बत हो गई। फिर एक दिन उसने कॉलेज में सबके सामने मुझे प्रपोज भी कर दिया, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। नमन बेशक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसका चाल चलन बिल्कुल औरों से अलग था। उसमें बिल्कुल भी पैसे का एक रत्ती भर भी घमंड नहीं था। हमने घर से सहेलियों का बहाना करके नमन के साथ रात भर घूमा करती थी। मैं बचपन से ही बहुत ही चालाक लड़की थी। इसी वजह से मैं चाहती थी कि नमन खुद ही मुझसे शादी का इजहार करें। इसी वजह से मैंने एक दिन प्लान बनाया। एक दिन मैंने नमन को फोन किया और फोन करके खूब जोरों से रोने लगी। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप मेरी शादी जबरदस्ती किसी और लड़की के साथ करने वाले हैं। नमन ने जब ये खबर सुनी तो वह पूरा बौखला गया था। वो कहने लगा कि रागिनी, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। जब नमन ने यह बात कही तो मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होने लगी। मैंने जो सोचा था वह सब पूरा हो रहा था। फिर नमन कहने लगा कि रागिनी, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर हम दोनों की शादी की बात करने के लिए अपने माँ बाप को लेकर आता हूँ। और यह बात कहकर नमन ने फोन काट दिया। नमन का फोन रखते ही मैं तो खुशी के मारे कमरे में झूम उठी थी। रात को मैं बड़ी बेसब्री से नमन का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात के 9 बज गए थे। अभी तक नमन का कुछ पता नहीं था।
मैं बार बार बस दरवाजे की तरफ देख रही थी कि तभी माँ मुझे कहने लगी कि क्या हुआ रागिनी, कोई घर पर आने वाला है क्या। ये सुनते ही मैंने माँ से कहा कि नहीं नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही देख रही हूँ। ये बहाना मारकर मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई। जब मैं कमरे में आई तो मैंने देखा कि लगातार मेरे फोन की घंटी बज रही थी। मैंने तुरंत जाकर फोन उठाया तो सामने से नमन की रोने की आवाज मुझे आने लगी। नमन कहने लगा कि रागिनी, मेरे माता पिता इस शादी को नहीं मान रहे हैं। वो कहने लगी कि उसके माता पिता चाहते हैं कि उसकी शादी किसी और अमीर खानदान की लड़की के साथ करेंगे। उसने अपने माँ बाप को बहुत समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो तो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। ये बात सुनते ही मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे। मैं मन ही मन सोचने लगी थी कि अब मैं कौन सा आइडिया और अपनाऊं। तभी मैं सोच रही थी कि मेरे एक दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने नमन से कहा कि क्या तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकोगे। तो वह मुझे कहने लगा कि हाँ रागिनी। तो मैंने कहा फिर आज ही हम दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं, किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। ये सुनते ही नमन मुझे कहने लगा लेकिन ये तो गलत है। नमन की बात सुनते ही मैंने भी बड़ी ही चालाकी से कहने लगी कि जब हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो ना चाहते हुए भी हम दोनों के माँ बाप को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनकर नमन भी कहने लगा कि रागिनी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो। माँ बाप चाहे जितना भी कठोर हो, लेकिन अपनी औलाद की खुशी के आगे वह हार मान ही लेते हैं। फिर हम दोनों ने एक प्लान बनाया कि हम रात को घर छोड़कर भाग जाएंगे। फिर मैं रात को बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि घर के सारे मेंबर सो जाएं। तभी रात के करीबन 1 बजे मैंने अपना सामान पैक करके घर से तुरंत भाग गई थी। मैं नमन के साथ किसी दूसरे शहर चली गई थी और वहां जाकर हम दोनों शादी करके रहने लगे। नमन के पास पैसे तो थे ही, इसी वजह से हमें ज्यादा परेशानी उठानी भी नहीं पड़ी। पूरे 2 महीने तक मैं भी अपने घर भी नहीं गई थी और ना ही नमन। नमन के माँ बाप तो अक्सर उसे बार बार यही कहते कि तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो हमें वह मंजूर है, तुम प्लीज वापस आ जाओ। मैं करोड़ों की जायदाद को खोना भी नहीं चाहती थी। इसी वजह से मैं भी नमन से कहने लगी कि तुम्हारे माँ बाप जो कह रहे हैं वापस चलना ही चाहिए। जब हम वापस जा रहे थे तभी मुझे ये पता चला कि मेरे ससुर किसी काम से बाहर गए थे और आते वक्त उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। जब मेरी सास ने हम दोनों को देखा तो वह हम दोनों को देखकर खूब जोरों से रोने लगी और कहने लगी कि नमन, तुम्हारे जाने के बाद देखो हमारे साथ कितना बुरा हो गया है। मेरी सास कहने लगी कि नमन, मुझे नहीं पता था कि तुम इस लड़की के लिए इतना पागल हो जाओगे कि तुम अपने सगे माँ बाप को भी भूल जाओगे। और देखो आज तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे पापा भी इस दुनिया से जा चुके हैं। नमन भी अब मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुके थे। उन्हें भी मन ही मन अब पछतावा भी होने लगा था, लेकिन मैं उनके साथ खड़ी थी, उनका हौसला बढ़ाती रहती। मैं यही कहती कि अगर आपके माँ बाप पहले मान जाते तो शायद हमें ये कदम उठाना भी नहीं पड़ता और जो हुआ उसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे। नमन अपने कामकाज में बिजी रहता था और मैं भी घर के कामकाज में। मेरी सास की तबीयत भी अब दिन ब दिन खराब होने लगी थी। एक दिन मेरे पति अपनी माँ को अस्पताल लेकर गए थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत उसी वक्त हो चुकी थी। जब ये खबर मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मेरा बसा बसाया घर उजड़ चुका था। मैंने जो जिंदगी में प्लानिंग की थी वो सारी की सारी अब धरी की धरी रह गई थी। मैंने सोचा था कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन मैं पूरी की पूरी गलत थी। ना तो मेरे पास मेरे माँ बाप का सहारा था और ना ही मेरे ससुराल वालों की तरफ से। अब मैं पूरी की पूरी अकेली हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरी उम्र भी अब बढ़ने लगी थी, लेकिन जो मेरे अंदर के जज्बात थे वह अभी भी कायम थे, क्योंकि मैं अभी भी जवान थी। मैं दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। इसी तरह मैं अकेली ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी कि तभी मुझे एक दिन पता चला कि मेरे पीछे वाली गली में मेरी एक दोस्त अपने बेटे के साथ रहती है। उसकी भी पति की मौत हो चुकी थी। गंभीर बीमारी की वजह से अब वह भी अकेली घर संसार संभाल रही थी। जब हम दोनों की मुलाकात हुई तो हम दोनों एक दूसरे को अपने दुखड़े सुनाकर खूब रोने लगे थे।
लेकिन मेरी सहेली मुझे कहने लगी कि तेरे पास अभी भी पैसे हैं और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे तो लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोने पड़ते हैं। मेरा एक जवान बेटा है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके आगे की भी पढ़ाई कंप्लीट करवाऊं। जब मैंने अपनी सहेली से पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो तभी उसे अपने कमरे में से अपने बेटे को आवाज लगाई कि बेटा एक बार बाहर आ जाओ और अपनी आंटी से आकर मिलो। यह मेरी बचपन की दोस्त है। जब अंकित बाहर आया तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह दिखने में बेहद ही हैंडसम था। उसकी खूबसूरती पर अब पूरी तरीके से मोहित हो चुकी थी। उसे देखकर मेरे जज्बात अब उठने लगे थे। रोहन जब मेरे बगल में आकर बैठा तो तब मेरे अंदर एक हलचल सी होने लगी थी। मैं अंकित को गहरी आंखों से देखी जा रही थी कि तभी मेरी सहेली मुझे कहने लगी कि अभी 12वीं क्लास कंप्लीट किया है, इसे अगर कोई छोटी नौकरी भी मिल जाती तो यह आराम से आगे की पढ़ाई भी कर सकता है। यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं बचपन से बहुत ही चालाक थी, इसी वजह से मैंने फिर से एक दूसरा आइडिया निकाला। मैंने अपनी सहेली को कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तो अपने पति का कारोबार अकेली ही संभालती हूँ और मुझे असिस्टेंट की जरूरत भी पड़ती है। अगर तुम्हारा बेटा कुछ मेरा हाथ बटा दे तो मैं इसे महीने के 30,000 दे दूंगी। इतनी मोटी रकम सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी, अरे ये तो बहुत ही बड़ी रकम है, इससे तुम्हारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इससे कामकाज बिल्कुल भी नहीं आता क्योंकि यह तो पहली बार ही तुम्हारे पास काम करेगा। मैंने भी बड़ी चालाकी से अपनी सहेली से कहा कि तुझे ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो मुझ पर विश्वास रख, मैं खुद ब खुद ऐसे काम समझा दूंगी, तो दूसरे दिन से भेज देना। दूसरे दिन मैं बड़ी बेताबी से अंकित का इंतजार कर रही थी। अंकित मुझे आकर कहने लगा कि क्या मुझे आज से ऑफिस जाकर काम करना पड़ेगा। तभी मैंने कहा कि नहीं नहीं, तुम घर पर रहने कर ही मेरे साथ काम करोगे। अब मैं अंकित को कामकाज के बहाने उसे छूने की कोशिश करती रहती, धीरे धीरे करीबी चाहती थी। जब रोहन घर पर आता तो मैं एक सुंदर सा हाफ कट ड्रेस पहन लेती ताकि अंकित खुद ब खुद मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। मेरी उम्र बेशक ही ज्यादा थी, लेकिन मैं आज भी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं अंकित को अपनी तरफ आकर्षित कर लूंगी और धीरे धीरे अंकित के साथ अपना चक्कर भी चलाऊंगी और किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अंकित तो बड़ा ही फिटफॉट लड़का था, उसे देखकर कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती थी। जब भी मैं अंकित को ऑफिस का काम का समझाती तो मैं इसी बहाने से उसका हाथ भी पकड़ने लगती थी, जिसे पकड़ने के बाद मेरे तन बदन में आग लगने लगती थी। अब मेरा मन बेचैन होने लगता था। एक दिन किचन में काम कर रही थी कि तभी मुझे पीछे से अंकित आकर खड़ा हो गया। अब मैं धीरे से उसके करीब जाने लगी थी। अंकित भी मेरे जज्बातों को अच्छी तरीके से समझ चुका था। बड़े ही प्यार और स्माइल के साथ मुझे कहता कि आप अगर कहे तो मैं आपका किचन में आकर हाथ भी बटा देता हूँ, लेकिन मैं उसे तुरंत इनकार कर देती। मैं उसे यही कहा करती कि तुम दूसरे कामों में मेरी मदद कर देना। जब वह पूछता कि दूसरा काम कौन सा है तो मैं से यही कहा करती थी, वह तुम्हें मैं जल्द ही बताऊंगी। मैं अंकित की खूबसूरती की पूरी दीवानी हो चुकी थी। अब मुझे अंकित के अलावा कुछ भी सोचता नहीं था। मैं उसके पीछे पूरी पागल किसी भी तरह उस लड़के को हासिल करना चाहती थी और इसी वजह से मैं नए नए तरीके भी अपनाने लगी थी। कभी कदार मैं जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू काम करती हुई नीचे गिरा देती, तो कभी कदार मैं दुपट्टा भी नहीं लेती। अब छोटे मोटे तरीकों से मैं तंग आ चुकी थी। अब मैं किसी भी तरीके से अंकित को पूरा हासिल करना चाहती थी। मेरे शरीर में हलचल चलने लगती थी जब भी मैं अंकित को देखती थी। अंकित की खूबसूरती में पूरी तरह पागल हुई पड़ी थी कि मुझे अब सही और गलत की समझ बिल्कुल भी नहीं रही थी। फिर तभी एक दिन मैंने अपनी सहेली से झूठ कहा कि आज अंकित को रात भर मेरे घर पर रहना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस का काम कुछ ज्यादा बढ़ गया है। मेरी सहेली को मुझ पर पूरा ही विश्वास था, इसी वजह से उसने मुझसे एक भी सवाल नहीं किया। अंकित जब रात को मेरे घर पर आया तो वह काफी ज्यादा दिमाग में सोच कर रखा था कि आज मैं अंकित को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाऊंगी जिसकी वजह से वह कभी ना चाहते हुए भी मुझसे दूरी नहीं बना पाएगा। इसी वजह से रात का खाना खाने के बाद मैं अपने रूम को बहुत अच्छे तरीके से सजाया था।
मैंने सोच कर रखा कि आज मैं जन्मों की प्यास अपनी बुझाऊंगी और अपने शरीर की गर्माहट को दूर करूंगी। आज मैं चाहती थी कि मेरे जो अरमान जो बच गए थे शादी के बाद से को आज फिर से मैं उनको पूरा करूंगी। अब मेरे शरीर की गर्माहट जो थी वह धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। मैंने छोटी सी ड्रेस पहनी थी जिसमें मैं बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। खाना खाने के बाद अंकित को मैं चाय ला कर दी जिसमें मैंने पहले से ही एक नींद की दवा मिलाकर, ताकि जब भी अंकित उस चाय को पिए और नींद की आगोश में वह तुरंत चला जाए और फिर उसके साथ में वह सब करो जिसकी मुझे जन्मों से प्यास थी। अंकित की चाहत में मैं पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। मैं अपना दिमागी संतुलन भी पूरी तरीके से खो बैठी थी। मैंने चाय अंकित को ला कर दी। अंकित मुझे कहने लगा कि उसे थोड़ी प्यास लग रही है, तो मैं पानी लाने के लिए किचन में चली गई। तभी जब वापस आई तो अंकित कहने लगा कि उसने चाय पी ली है, जिसे सुनकर मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे पता था कि चाय पीने के बाद अंकित को तुरंत नींद आ जाएगी और ठीक उसी तरह अंकित मुझे कहने लगा कि अचानक उसे बहुत तेज नींद आ रही है। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने कमरे में ले गई और वहां जाकर उसे लिटा दिया। मैं अंदर ही अंदर पर ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज जो मेरी चाहत थी वह पूरी होने ही वाली थी। मैंने पूरा इंतजाम करके रखा हुआ था और जैसे ही मैं कमरे की लाइट बंद की और लाइट बंद करते ही जैसी मैं अंकित की तरफ बढ़ने लगी कि तभी अचानक अंकित ने मुझे धक्का मार दिया, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। अंकित मुझे कहने लगा कि आप क्यों, क्या कर रही है? मैंने उसे कहा कि तुम्हें नींद नहीं आई, तो वह मुझे कहने लगा कि आप जो सोच रही थी वैसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरे साथ कुछ गलत करना चाहती है। मैं जब से आपके साथ काम करने आया हूँ तब से मैंने आप में बहुत ही अलग बदलाव देखा है। आप अक्सर बहाने से मेरे करीब आती है। मैं हमेशा सोचता था कि यह मेरा वहम है। मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि मैं यह न समझ पाई कि कौन मेरे साथ क्या करना चाहता है। अंकित मुझे कहने लगा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरी माँ की समान है और आप मेरी माँ की दोस्त भी है, और आप अपनी सहेली के बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने अंकित की बात सुनकर कहा, मैं बस तुम्हें पाना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ यह सब किया, लेकिन मेरा इसके आगे कोई भी गलत इरादा नहीं था, और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें महीने के 40,000 भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम पूरे के पूरे मेरे हो जाओ। मैं तुम्हारी बाहों में पूरे तरीके से खो जाना चाहती हूँ। मैं पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी और यही कहते हुए मैं फिर जब आगे बढ़ने लगी तभी अंकित ने आकर जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया और मुझे कहने लगा कि मैं तब से आपको समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके बेटे के समान हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। कहने लगा कि मैंने इस कमरे में पहले से ही कैमरा लगा कर रख दिया था ताकि उसमें आपकी यह सारी पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो सके। अगर आपने मेरी या मेरी माँ के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश भी की तो मैं यह वीडियो पूरे मोहल्ले वालों को दिखा दूंगा। अंकित ने मुझे ये सब बताया तो ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। अब मैं इसके आगे हाथ जोड़ने लगी थी। अगर इन सब के बारे में मोहल्ले वालों को पता चल गया तो मुझे कोई भी जहाँ रहने नहीं देगा और मेरा नाम पूरा खराब हो जाएगा। आज मेरे चालाकी मुझ पर ही भारी पड़ गई थी। मैं नमन के आगे भीख मांगने लगी थी। मैंने कहा कि तुम इसको डिलीट कर दो, मैं इसके बाद तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत करने का बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। फिर काफी घंटे की बहस के बाद अंकित ने वह वीडियो डिलीट कर दी और वह कहने लगा कि याद रहे आपका मेरी माँ के साथ अब कोई वास्ता नहीं है। आप अपनी दुनिया में अकेले ही खुश रहे, आप हमारे घर पर बिल्कुल भी मत आइएगा, और हाँ, आप चिंता भी मत करें, मैं अपनी माँ को आपकी इन गंदी हरकतों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। और यह कहकर अंकित गुस्से से घर से जा चुका था। अब मैं चुपचाप बैठकर रो रही थी। अब मुझे अपनी गलती का पूरा पछतावा। आज पहली बार मेरी चालाकी मुझ पर भारी पड़ गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ चालाकी ही की थी। आज पहली बार कोई मेरे साथ चालाकी करके गया था। कहते हैं ना, चालाकी जिंदगी में बार बार काम नहीं आती, एक ना एक दिन वो चालाकी का भुगतान करना ही पड़ेगा, और यही मेरे साथ हुआ था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अनजान वॉइस को लाइक करें, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।